इनिशियली कोई ख़ास मेरा वो नहीं था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, बस मैंने सोचा था कि कहीं पे जाना है और हाई लेवल पे या किसी अच्छे से फील्ड में जाके उसमें मैंने एक्सेल करना है। तो बस मैट्रिक तक पढ़ा, उसके बाद फिर एफएससी में बाय चांस मेडिकल में गई, फिर उसके बाद आगे ऑप्शन ही डॉक्टर का ही था, तो फिर प्री मेडिकल, फिर उसमें मेडिकल का टेस्ट दिया, फिर सिलेक्शन हो गई। तो थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट और फिर अपना एक शौक़ था, मेहनत थी, तो फिर मेडिकल कॉलेज, अयूब मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया। स्पेशली जो सबसे टॉप मोस्ट है ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं या छाती का सरतान कहते हैं, वो है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सब कैंसर्स में सबसे कॉमन ये सरतान है। और उसके बाद दूसरा है बचदानी का कैंसर, दो किस्म के, एक बचदानी का और एक बचदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, एक यूट्राइन कैंसर कहते हैं। और उसके अलावा एक अंडेदानियाँ होती हैं जो उर्दू में हम कहते हैं अंडेदानियों का सरतान या ओवेरियन कैंसर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में आप तमाम को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर से आपके लिए लेके आए हैं ना सिर्फ मोटिवेशनल बल्कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल भी आज का हमारे प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको हमारे जो गेस्ट हैं उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज का हमारा प्रोग्राम आप तमाम के लिए बहुत इंफॉर्मेशनल होगा, क्योंकि आज हम आपको बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है गिलगित बल्तिस्तान की जानी मानी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आपके अपने इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़े हमारे नाज़रीन को बताएं अपने एमबीबीएस का सफ़र, वो कहाँ से शुरू किया, आपका अपना फैमिली में कोई और डॉक्टर जिनको देख के आप मोटिवेट हुई या आपका अपना शौक़ था तो आप डॉक्टर बनी? अच्छा, ये है कि फैमिली में तो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि मैं फ़र्स्ट डॉक्टर हूँ फैमिली की, माशाल्लाह। तो हुआ ये कि बचपन से एक था मुझे शौक़ पढ़ने का, ऊपर से माशाल्लाह से हम बहन भाई भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 7 बहनें और 1 भाई, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इनिशियल जब से मतलब मैं होश मैंने संभाला है तब से मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, स्पेशली चूँकि वो खुद प्राइमरी लेवल तक पढ़ के उससे आगे उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो उनको हमेशा से शौक़ था कि उनके बच्चे जो है ना पढ़े लिखें, आगे जाएं। मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रहा है, तो इस वजह से एक हमेशा से था कि मैंने आगे जाना है, जो पेरेंट्स की ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना है, और जो अपने बहन भाई हैं छोटे उनके लिए मैंने एक रोल मॉडल बनना है। तो इनिशियली कोई ख़ास मेरा वो नहीं था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, बस मैंने सोचा था कि कहीं पे जाना है और हाई लेवल पे या किसी अच्छे से फील्ड में जाके उसमें मैंने एक्सेल करना है। तो बस मैट्रिक तक पढ़ा, उसके बाद फिर एफएससी में बाय चांस मेडिकल में गई, फिर उसके बाद आगे ऑप्शन ही डॉक्टर का ही था, तो फिर प्री मेडिकल, फिर उसमें मेडिकल का टेस्ट दिया, फिर सिलेक्शन हो गई। तो थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट और फिर अपना एक शौक़ था, मेहनत थी, तो फिर मेडिकल कॉलेज, अयूब मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद हाउस जॉब, फिर उसके फ़ौरन बाद फिर मैं वहीं पे रह के मैं वापस गिलगित नहीं आई। मेरा यही था कि मैंने कुछ करके वापस अपने इलाके में जाना है, तो एमबीबीएस के बाद मैं वापस नहीं आई, वहीं पे बैठ के मैंने एफसीपीएस के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पार्ट 1 वो मैंने दिया, फिर वो क्लियर हुआ, तो फिर मैंने पिम्स इस्लामाबाद से स्पेशलाइजेशन की गायनी में। तो जैसे ही मैं फ़ारिग हुई, मेरा था शुरू से कि मैंने अपने इलाके में जाके सर्व करना है। तो लास्ट डे मेरा वहाँ पे, और फिर मैं यहाँ आई, और यहाँ पे फिर मैंने कुछ टाइम खान हेल्थ सर्विसेज के साथ मैंने खान मेडिकल सेंटर में 2-3 महीने मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरी गवर्नमेंट की जॉब लग गई 2017 में। तो गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल फिर मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से अभी तक तकरीबन 4 इयर्स हो गए गिलगित आए हुए। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, और आजकल मैं प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है DHQ हॉस्पिटल जो पुराना नाम है, वहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ।
लड्डू सी मोहब्बत हो या केक की सी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। बचपन में जब हमसे पूछते थे कि आप क्या बनना चाहती हैं तो हम कहते थे डॉक्टर। तो जब पूछते थे क्यों तो हम कहते थे क्योंकि हम अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली हमने देखा है ऐसा नहीं होता। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर वो जीबी से बाहर जाते हैं, वो बाहर के मुल्कों को प्रेफर करते हैं। लेकिन आपके लिए हम कहेंगे कि हमारे जो यहाँ के अवाम है थैंकफुल हैं कि आप यहाँ पे आप वापस आएँ। और चलते हैं हम आज के अपने सीरियस इश्यूज़ पे, जो काफ़ी टाइम से हमारी टीम IMN की पूरी टीम चाह रही थी कि हम बहुत ही जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं उनके साथ साथ हम लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेशनल स्टोरीज़ भी लेके आएँ या इंफॉर्मेशन वाले प्रोग्राम्स भी लेके आएँ। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बहुत ही सीरियस इशू है, कैंसर या सरतान हम कहेंगे। मोस्टली हमारे जो आज के गेस्ट हैं गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे हम फीमेल्स में कैंसर के कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। जो हमारी ख़वातीन हैं उनमें कुछ मखसूस कैंसर्स होते हैं जो सिर्फ़ औरतों में होते हैं। स्पेशली जो सबसे टॉप मोस्ट है ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं या छाती का सरतान कहते हैं, वो है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सब कैंसर्स में सबसे कॉमन ये सरतान है। और उसके बाद दूसरा है बचदानी का कैंसर, दो किस्म के, एक बचदानी का और एक बचदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, एक यूट्राइन कैंसर कहते हैं। और उसके अलावा एक अंडेदानियाँ होती हैं जो उर्दू में हम कहते हैं अंडेदानियों का सरतान या ओवेरियन कैंसर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और यही मेन जो कैंसर्स हैं ये ज़्यादातर औरतों में ही मतलब ये कॉमन होते हैं। ज़्यादातर जो कम उम्र लड़कियां हैं उनको अक्सर या तो उनको अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से वो परेशान हो जाती हैं। इसमें चूँकि बहुत सारे फीमेल्स को पता नहीं है कि ये किस एज टाइप या कौन से एज टाइप को ये मुतासिर करती हैं। बिल्कुल। इसमें मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स हैं। स्पेशली जो छाती का सरतान क्योंकि बहुत कॉमन है और इसका इलाज अगर टाइम पे कराएं तो बहुत ज़्यादा इसमें इलाज तकरीबन 90% तक जो भी चांस है कि पेशेंट सरवाइव करे और ठीक हो जाए। तो ये जो कैंसर है ज़्यादातर होता है 40 साल के उम्र के बाद, ठीक है। और इसमें बहुत सारी छोटी बच्चियां भी होती हैं, कोई ना कोई छाती का इशू होता तो उनको लगता है शायद कैंसर, ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जो छाती की होती हैं, लेकिन कैंसर जो होता है वो ज़्यादातर 40 साल के उम्र के बाद होता है छाती का। और जो बचदानी के मुँह का जो कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, ये छोटी उम्र का कैंसर है। वो इसलिए कि 30 साल से लेके 45 साल के उम्र में ये ज़्यादातर कॉमन होता है। जो यंग लड़कियां होती हैं या यंग औरतें होती हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी जो बचदानी का कैंसर हो गया या अंडेदानियों का कैंसर हो गया, ये दो कैंसर्स है जो ज़्यादातर 50 साल के उम्र के बाद ही होती हैं। बहुत कम केसेस हैं जो 50 साल से पहले हुए हों, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50, 60 साल और 65 साल के बीच में ये बचदानी और अंडेदानी के कैंसर्स होते हैं। अच्छा मैम, इसमें कितनी सच्चाई है कि लाइक लोग कहते हैं कि उनके फैमिली में किसी को कैंसर है या उनके जेनेटिक जो इश्यूज़ हैं जो दूसरे उनमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कि क्या ये वाकई में सच है कि अगर फैमिली में किसी को है तो? बिल्कुल ये है। इसमें स्पेसिफिकली छाती का सरतान इतना मतलब नहीं है, लेकिन जो बचदानी और अंडेदानी का सरतान जो होता है या यूट्राइन या ओवेरियन कैंसर हम कहते हैं, इसमें एक मखसूस है जेनेटिक ये बीमारी हो सकती है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनमें 40 साल से कम उम्र में ये बीमारी हो जाए,
चाहे वो छाती का अंडेदानी का हो या बच्चेदानी का हो। तो ये इसमें हो सकता है कि ये फैमिली हिस्ट्री है या ख़ानदान में और भी औरतें रिस्क पे हो सकती है। तो स्पेशली ऐसे केसेस में ज़रूरी है कि जो ख़ानदान की जो दूसरी औरतें भी हैं वो अपना प्रॉपर वो स्क्रीनिंग कहते हैं या कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं वो अपना चेकअप करवा लें। ये 2-3 किस्म के सरतान हैं, एक आंतों का सरतान कोलन कैंसर कहते हैं, एक साथ में ये अंडेदानियों का और यूट्रस का, ये 3 किस्म के सरतान हैं जो एक फैमिली में आगे ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं जेनेटिकली। बहुत काफ़ी टाइम मैंने नोट किया है कि हमारे इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं, बहुत सारे फीमेल्स वो अपनी बीमारी के स्टार्टिंग में शाई फील करती हैं, वो किसी से शेयर नहीं करती। तो ये इस बीमारी में रिस्क फैक्टर कहेंगे या फिर इसके क्या फिर असरात होंगे? जी कुछ मखसूस रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक खातून के अंदर एक मखसूस किस्म का सरतान ज़्यादा हो सकता है। जैसे छाती के सरतान में एक तो है औरत जो है जब 40 साल की उम्र के बाद जो है उसमें एक रिस्क उसका बढ़ जाता है छाती का सरतान होने का। उसके अलावा जो जिनका वज़न ज़्यादा हो, ओबेसिटी जो हम कहते हैं, तो उसमें भी उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। कुछ औरतें होती हैं जो लंबे अरसे तक कुछ मखसूस हार्मोन्स होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिनके लिए हम देते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, तो वो जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लें तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क उनका आम औरतों की निस्बत बढ़ जाता है छाती के सरतान का। बाकी बच्चेदानी के सरतान के लिए जो है ऐसी ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली ये वज़न जो है ना, इसका बहुत किस्म के सरतान जो या कैंसर्स हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ होता है। तो जो मोटापा है ये सही नहीं होता, इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा वैसी औरतें जिनकी बहुत जल्दी माहवारी शुरू हुई हो और बहुत लेट जाके माहवारी ख़त्म हो, तो उनमें भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। बाकी जो बच्चेदानी के मुंह का सरतान होता है या कैंसर होता है, उसमें जिनके बच्चे कम हो या कोई प्रेगनेंसी ना करे, या ऐसे औरतें जिनके शोहर उनके मल्टीपल मतलब ताल्लुकात हों या जिनके बहुत सारी बीवियां हों, तो उनमें ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने का, क्योंकि ये एक मखसूस वायरस होता है जिसके ज़रिए ये फैलता है जिस्मानी ताल्लुकात के दौरान में। तो ये जो बच्चेदानी के मुंह का सरतान होता है, इसमें ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जिनके शोहर बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क पे होती हैं। और उसके अलावा जो अंडेदानियों का सरतान है, इसमें भी ख़ानदानी एक वो फैक्टर होता है जिसमें ये फैल सकता है, एक से दूसरे में जेनेटिक होता है। और उसके अलावा कोई ऐसी औरतें जिन्होंने मतलब बच्चे कम पैदा किया हों, वो भी थोड़ा सा रिस्क पे होती हैं। अच्छा। या जिनकी जो पहला बच्चा है वो 35 साल की उम्र के बाद पैदा हो, तो वो भी थोड़ा सा रिस्क पे होती हैं इस कैंसर। इसमें अक्सर हमने देखा है कि वर्किंग मदर्स जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग उसमें भी वो भी इश्यूज़ आती हैं कि कुछ फीमेल्स मतलब वो वर्किंग वमेंस होती हैं, इस वजह से वो अपने बेबी को फीडर वगैरह देते हैं, अपना वो ब्रेस्ट फीड नहीं करते। क्या उन फीमेल्स में भी इस बीमारी का ख़तरा होता है? बिल्कुल है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ज़्यादा लंबे अरसे तक बच्चों को फीड कराती हैं, तो उनमें दूसरी औरतों की निस्बत जो फीड नहीं कराती हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है, यानी कि वो सेफ़ हो जाती हैं। जो मदर्स अपने बच्चों को 2 साल 3 साल जितना भी फीड कराएंगी, जितने लंबे अरसे के लिए जो फीड कराती हैं, वो उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। जो छाती का सरतान है उसका रिस्क कम हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है बेबी के लिए और मदर दोनों के लिए भी। अक्सर लोगों का ये सवाल मैंने सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान का चूँकि मौसम भी बहुत खुशगवार है, यहाँ पे साफ़ पानी, माहौल साफ़ है, इसके बावजूद क्यों इस तरह के ख़तरनाक बीमारी यहाँ पे लोगों को लाहक हो जाती हैं? एक तो ये है कि पहाड़ी इलाका है, कुछ मतलब ऐसी होती हैं रेडिएशंस होती हैं जो हाइट पे ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है, ये एक फैक्टर। कोई साइंटिफिक अभी कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है जिससे हम कह सकें कि क्या वजूहात हैं। एक तो इलाका भी छोटा है, तो मतलब थोड़ी सी भी कोई बीमारी हो तो वो ज़्यादा फैल जाता है, वो सबको पता चल जाता है। तो इसलिए पॉपुलेशन कम है, एरिया छोटा है, इसलिए ज़्यादा पता चलता है। तो लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हो। लेकिन हमारे पानी और जो पहाड़ी है, रेडिएशंस, क्योंकि कुछ कैंसर्स होती हैं वो जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा हो उसके साथ होती हैं। जैसे ये छाती का सरतान है स्पेशली, वो उन औरतों में ज़्यादा हो सकता है जो एक्सरेज या इस तरह की जगहों पे काम करती हैं जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा हो, या कोई ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा हो, उनमें भी ये कैंसर ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि हमारे इलाके में
ऐसा कोई फैक्टर यानी जो पानी हमें साफ़ लग रहा है हमें उसके बावजूद भी उसे बॉईल करके इस्तेमाल करना चाहिए? जी, पानी तो बॉईल करके पीना चाहिए। हर किस्म की बीमारियां जो हैं वाटर के थ्रू ही इसके फिर इस बीमारी के लिए हमारे ख़वातीन क्या एहतियाती तदाबीर वो लोग पहले से कर सकते हैं या फिर उनको फॉलो कर सकते हैं कि इस तरह के बीमारी से वो बच सकें, या शुरू में ही वो इलाज स्टार्ट करें? अच्छा, एक तो ये है कि मेन चीज़ अभी मैंने बताया कि जो वज़न जिनका ज़्यादा हो, मोटापा हो, वो सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारे कैंसर्स के लिए। तो एक तो ये है कि एक्टिव रहें, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, वर्जिश, ठीक है, वज़न अपना नॉर्मल रखें, कम करें, ठीक है। उसके अलावा अपने जो अगर कोई ऐसी अलामतें हैं, मुख्तलिफ़ अलामतें होती हैं जो कैंसर्स में होती हैं, तो टाइमली अगर कोई ऐसी अलामत नज़र आती है तो वो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, अपना टाइम चेकअप करवाएं। तो जो चीज़ इनिशियली जैसे ही शुरू हो बीमारी उस वक्त इलाज हो तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन जब वो बिल्कुल फैल जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। थैंक यू मैम, आपने आज के हमारे प्रोग्राम में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जो हमारे नाजरीन के जहनों में भी था, मेरे जहन में भी थी कि हम आपको अप्रोच करें और प्रोग्राम में आपको शामिल करें। इस प्रोग्राम के लास्ट में आप हमारे फ़ीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी रिगार्डिंग हेल्थ और इस तरह के इश्यूज़ को वो किस तरह फ़ाइट कर सकती हैं? जी, मेन चीज़ ये है कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कि जो छाती का सरतान है वो औरत खुद मतलब टाइमली देख के वो कर सकती है, पिक कर सकती है। कुछ मखसूस अलामतें होती हैं, वो मतलब मंथली एक दफ़ा अपनी छाती का मुआयना कर लें, जिसमें वो देखें कि कोई दाना तो नहीं बना हुआ है, कोई अल्सर तो नहीं है, या जो माल्टे का जो कवर होता है, प्यूरी ऑरेंज कहते हैं, मेडिकल टर्म है, तो वो अगर जिल्द जो है छाती के जिल्द की वो रंगत या उसके ऊपर डॉट्स जैसे पिटिंग होती है, होल्स बने हों जैसे माल्टे का छिलका होता है उस तरह की हो, या उसमें कोई अल्सर बने या दाना बने, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास अपना जाएं और चेकअप करवाएं 1 से 2 महीने के अंदर, क्योंकि ये जल्दी फैल जाती है बीमारी। उसके अलावा जो बचदानी के मुंह का कैंसर है उसके लिए कुछ मखसूस सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं। जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो 50 साल की उम्र तक हर 3 साल के बाद एक टेस्ट होता है, पैप्समेयर कहते हैं, वो हर 3 साल के बाद अपने बचदानी का टेस्ट करवाएं, जिससे अर्ली ये कैंसर पिक हो सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। और उसके अलावा जो अनमेरिड बच्चियां हैं 15 साल से 30 साल की उम्र में, या जो भी अनमेरिड जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनके लिए इस कैंसर से बचाने के लिए कुछ वैक्सीन्स भी होती हैं जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट, तो वो भी लगवा के अपने आप को सेफ कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह अगले इसी तरह के एक प्रोग्राम में मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी और इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ज़रूरी जो मज़मून है उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।